Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about dual simplex algorithm. Dual simplex algorithm के बारे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका यूज़ हम बिग एम मेथड और टू फेज़ मेथड से छुटकारा हासिल करने के लिए करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें सरप्लस वेरिएबल यानी नेगेटिव स्लैक वेरिएबल का यूज़ हो, उनमें हमें पता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ भी होता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ जहाँ पे हो उनको बिग एम या टू फेज से सॉल्व किया जाता है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के बगैर अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो फिर आप डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पे है जिनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ होता है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ ना हो, कोई किसी एक कंस्ट्रेंट में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो फिर आप डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने दो टाइप की जो है प्रॉब्लम्स कंसीडर की हैं। एक वो जिनमें सारी की सारी कंस्ट्रेंट हैं ही ग्रेटर दैन इक्वल टाइप वाली हैं, यानी उन सारी कंस्ट्रेंट में आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ होना है, लेकिन हम उसके बगैर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और एक मिक्स्ड प्रॉब्लम हमने ली है कि उसमें एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली होगी और एक लेस वाली होगी, तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम ली, इसको कहा जा रहा है कि आप डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास मिनिमाइज क्या है 5y1 + 12y2, जबकि कंस्ट्रेंट जो है y1 + 3y2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 और y1 + 2y2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। इसमें ये नहीं पूछा गया कि प्राइमल का सोल्यूशन बताएं, डुअल का बताएं, या डुअल को इस्तेमाल करते हुए प्राइमल बताएं, या प्राइमल को इस्तेमाल करते हुए डुअल का सोल्यूशन बताएं। इसमें जस्ट आपको ये प्रॉब्लम दी गई है, ये आपके पास प्राइमल है, इसको आपने डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है जस्ट। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इन कंस्ट्रेंट को जो है इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। दोनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल टाइप वाली हैं, तो आपको सरप्लस वेरिएबल ऐड करने पड़ने हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज का है, अगर तो है फिर तो ठीक, अगर मिनिमाइज का तो आपको उसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद ऐसी कंस्ट्रेंट जिनमें सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है उनको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसीजर करते हैं। ये पहले नंबर पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्लैक नेगेटिव स्लैक वेरिएबल जो है वो ऐड किए, ये जो है, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 कोएफिशिएंट के साथ। तो ये मैंने वो लिख दिया कि इससे हमें करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों कंस्ट्रेंट क्योंकि दोनों में सरप्लस वेरिएबल आ रहा है, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगली आइट्रेशन में हम करते हैं, ये हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये मिनिमाइज से मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरह से इन दोनों को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह करने से जस्ट ये जो है ये पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इनसे हमने क्या किया, ये टेबल बना लिया। अब टेबल की पहली आइट्रेशन जो है वो मुकम्मल मैंने लिख ली है। टेबल बनाना हमें आता है। ये हमने वेरिएबल लिखे y1 y2 v1 v2, ये दोनों आपके बेसिक वेरिएबल जो आपने खुद से ऐड किए होते हैं। v1 v2 जो हैं ये कंस्ट्रेंट में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है वो लिखे, ये उनकी राइट हैंड साइड है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट है वो लिख लिए। इसको हम कह लेते हैं cj, और zj हम फाइंड करते हैं इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद। मसलन y1 के नीचे हमने zj में एंट्री लिखनी है, तो हम कैसे करेंगे, y1 के नीचे जो भी आपके पास एलिमेंट हैं इन कॉरस्पॉन्डिंग को इस साइड पे जो कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल हमने लिखा हुआ है इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का सम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई 0 0 से कर रहे हैं तो सारे प्रोडक्ट आपको 0 मिलने हैं, तो ये सारे 0, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में जो cj - zj होती है वो सारी की सारी यही रो आ जाती है, यानी सारे वही कोएफिशिएंट आ जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट होते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि डुअल सिंप्लेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमें थीटा जो है एज अ रो वाइज लेना पड़ता है। तो ये हमने थीटा लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लीविंग वेरिएबल देखना होता है। लीविंग वेरिएबल हम देखते हैं राइट हैंड साइड में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो एक -5 है एक -6 है, इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव है -6, तो ये लीविंग।
तो इस पूरी रो को हम लीविंग रो कहेंगे। अब करना क्या है, ये जो सी जे माइनस जी जे रो की एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ को इस सिलेक्टेड रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ पे हमने डिवाइड करना है। मसलन -5 जो है -1 पे डिवाइड होगा, -12 -3 पे होगा, 0 1 पे और 0 0 पे। इनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम सिर्फ थीटा जो है वो उन वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे जो कि आपके नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, बेसिक नहीं। ये होते हैं बेसिक जो हमने लिखे हैं, ये दोनों बेसिक हैं, इनके लिए मैंने निल लिख दिया। और नॉन बेसिक मेरे पास थे y1 और y2, उन दोनों के लिए मैंने फाइंड कर ली -5 डिवाइडेड बाई -1, 5 और -12 डिवाइडेड बाई -3 4। तो थीटा के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन वही है कि पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू, दोनों पॉजिटिव है, एक 4 एक 5, और इन दोनों में मिनिमम ये है। तो ये आपका एंटरिंग वेरिएबल। अब आपका वेरिएबल एंटर होगा y2 और लीव होगा y1। तो ये चूंकि आपका कॉलम है एंटरिंग, ये आपकी रो है लीविंग, ये इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं पिवट एलिमेंट। अगली आइटरेशन में हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए पूरी रो को -3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये 1 हो जाएगा तो इसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है -2, इसको हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने 1 किया -3 पे डिवाइड करके। तो ये जब आपको रो ऑब्टेन होगी, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसे 0 करना है, यानी R2 + 2R1 करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, ZJ उसी प्रोसीजर से जो है फाइंड करेंगे, CJ माइनस ZJ भी उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए मालूम किया जाएगा। हमें देखना क्या है, इस आइट्रेशन में दोबारा से लीविंग वेरिएबल आपको वही मिलेगा राइट हैंड साइड कॉलम में जो कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एक देखें आपको 2 मिल रहा है, ये तो पॉजिटिव है, तो मोस्ट नेगेटिव आपके पास ये -1 ही रह गया। तो ये आपके पास लीविंग रो। और उससे पहले हमने क्या किया कि ये वेरिएबल आपका एंटर हुआ था y2 और लीव हुआ था v1, तो इसकी जगह हमने y2 लिख लिया और v2 आपका वैसे ही। तो y2 जब लिखा तो उसके लिए जो है ये 12 मिला हमें, -12, और ये चूँकि सिलेक्टेड रो थी तो इन एंट्रीज़ को हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ पे डिवाइड करना है। y2 और v2 को छोड़ देंगे, इनकी जगह मैंने निल लिख दिया। मुझे y1 और v1 फाइंड करना है, तो -1 डिवाइडेड बाई -1/3 ये मिलेगा 3, -4 डिवाइडेड बाई -2/3 ये मिलेगा 6। तो दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन मिनिमम ये है, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया तो ये कॉलम आपका सिलेक्ट हुआ, ये रो सिलेक्ट हुई, तो ये इनका कॉमन एलिमेंट जिसको हम पिवट एलिमेंट कहेंगे। इसको अगेन मुझे क्या करना है, 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने इसे जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया और मुझे ये रो मिली। इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से मुझे इसको 0 करना है। तो मुझे क्या करना है, R1 - 1/3 R2 करना है। ये किया तो मुझे ये रो जो है फाइंड होगी। अब एंटर मेरा वेरिएबल हो रहा है y1 और लीव हो रहा है v2, तो ये मैंने y1 लिख लिया, v2 को लीव कर दिया। इसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट है -5, वो लिखा। अब मैंने दोबारा से ZJ फाइंड किया और CJ माइनस ZJ फाइंड किया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखा कि मेरे पास तो लीविंग वेरिएबल ही कोई नहीं, क्योंकि लीविंग वेरिएबल डुअल सिंप्लेक्स में मुझे वो जो है पिक करना होता है जो मोस्ट नेगेटिव होता है। ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एल्गोरिथम स्टॉप हो गया। अब अगर हम प्राइमल की बात करें तो y2 के सामने 1 आ रहा है, y1 के सामने 3 आ रहा है, तो z आपको मिलेगा 27। क्यों? क्योंकि प्राइमल आपको पता है मिनिमाइज का था, उसको आपने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब दोबारा से आप इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में चली जाएंगे, जो कि आपका अब ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन मिला y1 3, y2 1 और w 27। और अगर इसी से आप उस प्रॉब्लम के डुअल का सलूशन बताना चाहें तो उसी तरह से आप v1 के नीचे x1
और V2 के नीचे x2, इनकी वैल्यू देख लें, x1 आपको 2 मिलेगा, x2 आपको 3 मिलेगा और z आपको 27 मिल जाएगा। और ये वही प्रॉब्लम है आपकी जिसको हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को आपने शायद उससे बिग एम से या 2 फेज से भी सॉल्व किया हो तो आपको इसका सलूशन यही मिला होगा, ये, क्योंकि ये तो है प्राइमल का, लेकिन हमने सॉल्व किया डुअल को। जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी, ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी हमारी जिसको हमने पहले दिन लिया था, ये उसका डुअल है, उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसी तरह से एक प्रॉब्लम मैंने और लिया, इसमें देखें एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली है, एक कंस्ट्रेंट लेस वाली है। तो एक में तो सरप्लस वेरिएबल आएगा और एक में स्लैक आएगा। अब जिसमें सरप्लस आएगा उसमें आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल मैं लगा नहीं रहा, तो फिर अगर दोनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली होती तो फिर तो मैं सीधा सीधा डुअल सिंप्लेक्स का ही यूज़ करता, लेकिन इसमें एक लेस वाली है, ग्रेटर वाली है, तो इसमें एक आइट्रेशन आपकी सिंप्लेक्स से परफॉर्म होगी और एक आइट्रेशन आपकी डुअल सिंप्लेक्स से परफॉर्म होगी, तो आपको इस प्रॉब्लम का रिजल्ट मिल जाएगा। वरना आपको पता है कि इसमें एक ग्रेटर वाली है तो आपको आर्टिफिशियल लगाना पड़ना है, तो आपको या बिग एम या 2 फेज लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो हम वही करते हैं कि जो इनक्वालिटीज़ हैं इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, स्लैक वेरिएबल और हम सरप्लस वेरिएबल यूज़ करके। तो ये काम हमने वो किया सारा। फर्स्ट में हमें सरप्लस लगाना पड़ेगा जैसे मैंने x3 कह लिया, और सेकंड में मुझे स्लैक लगाना पड़ेगा जैसे मैंने x4 कह लिया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से ही मैक्सिमाइज में है, इसको तो आपने कुछ नहीं करना। डुअल सिंप्लेक्स का यूज़ करने के लिए आपको ये जो फर्स्ट वाली है इसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ सेकंड वाली को नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें स्लैक वेरिएबल है। -1 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सरप्लस वेरिएबल आ रहा है, और सरप्लस उसमें आता है जो ग्रेटर दैन इक्वल वाली कंस्ट्रेंट होती है, और ग्रेटर वाली सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। तो ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, ये उसी तरह रहने दी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है मैक्सिमाइज में, क्योंकि डुअल का जब यूज़ करना होता है तो इसका मैक्सिमाइज में होना ज़रूरी होता है। तो एक जो फर्स्ट आइट्रेशन है मैं इसकी करूँगा सिंप्लेक्स से, सेकंड में करूँगा डुअल सिंप्लेक्स से, तो फिर मुझे इसका सलूशन मिलेगा। ना मुझे सिर्फ सिंप्लेक्स से मिल सकता है इसका सलूशन, ना सिर्फ डुअल सिंप्लेक्स से, इसलिए दोनों की एक एक आइट्रेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये टेबल बनाया, टेबल बनाना तो अब हमें आ चुका है। टेबल बनाया तो सिंप्लेक्स की फर्स्ट आइट्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिंप्लेक्स के लिए थीटा हमें कॉलम वाइज लेना पड़ता है। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का था तो आपको CJ माइनस ZJ रो में मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना होती है, वो आपको एंटरिंग वेरिएबल मिला x2। अब क्या करना है, ये आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया। राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना होता है, इन सेलेक्टेड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे डिवाइड करना होता है। तो ये हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलनी है, और थीटा नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते, हम पॉजिटिव और मिनिमम करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं, 3/1 ये आपको मिलेगा 3। तो यही आपका लीविंग वेरिएबल होगा। तो ये सेकंड रो आपकी लीविंग, सेकंड कॉलम आपका एंटरिंग। तो ये एलिमेंट जो है ये पिवट एलिमेंट, इसको 1 बनाना है तो ये पहले से 1 है। ये रो तो आपकी इसी तरह से रहेगी, इसकी हेल्प से आप इसे 0 करेंगे तो आप क्या करेंगे, R1 - 3 R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका वेरिएबल एंटर हो रहा है x2, लीव हो रहा है x4। तो फर्स्ट वाला आपका x3 ऐसे ही रहेगा, इसे आप लिख लेंगे x2। ये लिख लिया इसे x2, और x3 आपका उसी तरह से। अब अगली आइट्रेशन आप करेंगे परफॉर्म इसकी डुअल सिंप्लेक्स से, इसलिए क्योंकि बाकी प्रोसीजर तो आपने सारा कर लिया। इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, ZJ फाइंड कर लिया, CJ माइनस ZJ फाइंड कर लिया। तो आप देख लें कि डुअल सिंप्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है। वो इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ हमें एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा। बेसिक वेरिएबल है आपके पास x3
और x2, तो 2 और 3 के लिए तो 0 0 है। नॉन बेसिक के लिए आपने पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है मैक्सिमाइज के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। तो नॉन बेसिक एक आपका x1 है, एक x4 है, दोनों देखें नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आपको एंटरिंग वेरिएबल मिल जाता तो दोबारा से आप सिंप्लेक्स की आइट्रेशन ही परफॉर्म करते, क्योंकि वो नहीं मिल रहा इसलिए आपको यहाँ पे डुअल की आइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगी। तो डुअल के लिए थीटा आप रो वाइज लेते हैं। x2 और 3 दोनों बेसिक है, इनके लिए आपने थीटा फाइंड नहीं करना, x1 और 4 के लिए करेंगे। कैसे करते हैं, पहले लीविंग वेरिएबल आपने यानी लीविंग रो सेलेक्ट करनी है। राइट हैंड साइड में आप वैल्यू देखेंगे मोस्ट नेगेटिव, वो आपको मिली है -10, तो फर्स्ट रो सिलेक्टेड। -6 को आप डिवाइड करेंगे -5 पे, आपको मिलेगा 6/5। यहाँ पे -5 को डिवाइड करेंगे -3 पे, ये मिलेगा 5/3। अब 5/3 आपको मिलता है 1.67 और ये मिलता है आपको 1.2, तो छोटा इन दोनों में से ये है। तो ये आपका एंटरिंग वेरिएबल। अब फर्स्ट कॉलम आपका एंटरिंग, फर्स्ट रो आपकी लीविंग, तो ये एलिमेंट इन दोनों का कॉमन और इसे कहेंगे पिवट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। -5 पे डिवाइड कर देंगे फर्स्ट रो को, ये 1 बन जाएगा। इसको 0 बनाना है, ये पहले से 1 है, तो क्या करेंगे, जस्ट इनको हम माइनस करेंगे, R2 माइनस R1। ये देखें, ये आपका वेरिएबल एंटर हुआ था x1 और लीव कौन सा हुआ था x3, तो ये एंटर कर लिया। x2 आपका पहले से ही है पिछली आइट्रेशन वाला, इसके लिए काफिशेंट है -1, इसके लिए काफिशेंट है 5, वो लिख लिया। रो ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे ये ZJ मिल गया और ये आपको मिल गया CJ माइनस ZJ। अब देखें, ना आप डुअल सिंप्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ना ही सिंप्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लेक्स का यूज़ करने के लिए आपको CJ माइनस ZJ में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एज अ एंटरिंग वेरिएबल, वो नहीं है। डुअल सिंप्लेक्स का करने के लिए पहले नंबर पे आपको लीविंग वेरिएबल देखना होता है, जो कि राइट हैंड साइड में मोस्ट नेगेटिव देखते हैं, वो भी नहीं है। तो ना डुअल की जो है आइट्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, अब ना ही सिंप्लेक्स की कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिदम आपके दोनों यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x1 के सामने 2 मिल रहा है, x2 के सामने 1 मिल रहा है और z की जगह आपको 3 मिल रहा है। इस तरह से हम, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट मिक्सअप हों तो आप इस तरह से डुअल और सिंप्लेक्स का यूज़ करते हुए विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल आप प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।